अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर की सेकंड टाइप कॉम्पटन्स इफेक्ट पढ़ने जा रही हैं। सो डिटेल डिस्कशन के लिए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद मैटर, और इसमें हम प्रीवियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आज हमने इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो स्टडी करनी है, और इसका नाम है कॉम्पटन्स इफेक्ट। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग में हमने साइंटिस्ट नेम बताना है, आर्थर हॉली कॉम्पटन, और ये एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया 1923 में। कहां पे? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। उसने ऑब्जर्व क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन फ्रॉम by loosely bound electrons from graphite atom। उसने मेजर किया scattering angle theta for X-ray photon, और correspondingly मेजर किया scattering angle phi for electron, और ये एंगल्स इनिशियल एक्सरे डायरेक्शन के साथ हैं। और उसे ये फैक्ट पता चले कि स्कैटर्ड फोटोन हैज लॉन्गर वेवलेंथ as compared with incident photon। और इसके अलावा ये बात पता चली collision between the X-ray photon and the electron is like billiard balls collision।
जिस तरीके से स्नूकर में बॉल्स आपस में टकराती हैं और डिफरेंट एंगल्स के ऊपर स्कैटर होती हैं, सेम वैसे ही जब ये एक्सरे फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन जिसे हम रिलेटिवली रेस्ट पे मानते हैं उसके साथ टकराता है, कोलिजन करता है, तो ये कोलिजन वैसे ही एक्ट करती है जैसे स्नूकर की बॉल्स आपस में टकराते हुए एक्ट करती हैं। दैट मीन्स डिफरेंट एंगल्स के ऊपर स्कैटरिंग आती है एक्सरे फोटोन की भी और जो इलेक्ट्रॉन है टारगेट वाला उसकी भी। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि एक्सरेज किस तरह से बिहेव करती हैं। पार्टिकल्स। एक्सरे बिहेव किस तरह से करती हैं? पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम यहां पे लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले हमने यहां पे एक्सरे प्रोड्यूस करने वाली ट्यूब ड्रॉ करनी है। इस तरह से चूंकि इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स के जरिए से एक्सरेज जनरेट होती हैं, इसलिए कोलाइड से इस ट्यूब का नाम है कोलाइज ट्यूब या फिर सिंपली कॉलेज ट्यूब भी कह लिया जाता है। यहां पे इस जगह के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स है, उस इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आके इस प्लेस के ऊपर मौजूद किसी प्लेट से टकराते हैं, जिस प्लेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के नतीजे में एक्सरेज जनरेट होती हैं। और ये एक्सरे जनरेशन का प्रिंसिपल हमारे नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी शामिल है। तो यहां पे इस तरीके से एक्सरेज जनरेट होती हैं। अब इन एक्सरेज के सामने इस तरह से एक स्लिट प्लेस की जाती है ताकि हम सिर्फ सिलेक्टिव एक्सरेज को ही अलाउ करें। तो यहां से जो एक्सरे फोटोन इमर्ज आउट होता है वो इस इनिशियल डायरेक्शन के ऊपर होता है। लेट्स से यहां पे एक शॉर्ट वेवलेंथ वाला एक्सरे फोटोन मौजूद है और वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रेफाइट दैट मीन्स कार्बन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम इसे रिलेटिव रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं और एक्सरे फोटोन मूव करता हुआ यहां पे आके स्ट्राइक करेगा। अब स्ट्राइक करने के बाद एक्सरे फोटोन एक सर्टेन एंगल के ऊपर स्कैटर होता है और स्कैटरिंग के बाद इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन के साथ एक सर्टेन एंगल थीटा बनाते हुए डिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे कंसीडर किया गया है ये भी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एक्सरेज के साथ एक सर्टेन एंगल फाई बनाते हुए डिफ्लेक्ट होता है और इसके पाथ में यहां पे
इस तरह से एक डिटेक्टर मौजूद होता है जो उस एंगल को मेजर करता है जिसके ऊपर एक्सरे फोटोन स्कैटर हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये कोलिजन बिल्कुल ब्लेड बॉल की तरह की है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे रहने के बजाय यहाँ पे एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर इस क्वेश्चन में हम इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा इनिशियल लिखें और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा फाइनल लिखें, तो चूंकि फाइनल वेवलेंथ ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो हम इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये डिफरेंस डेल्टा लैम्डा इस तरह से लिख सकते हैं। और इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन और म्यूचुअल सॉल्यूशन के बाद जो फाइनली डिराइव्ड फार्मूला कॉम्पटन्स इफेक्ट का बुक में डिस्क्राइब किया गया है वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। यह है इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली यहां पे डेल्टा लैम्डा क्या है? इट इज लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, दैट मीन्स चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसके अलावा h क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m नॉट क्या है? इट इज रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट से मुराद ये है कि ये मूव ना कर रहा हो, वरना इसका रिलेटिव मैस लिखना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एम्प्टी स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग of X-ray photon from initial direction of its propagation। इसके अलावा इस डायग्राम में हम अगर ये कहें कि इनिशियल मोमेंटम इस फोटोन का h ओवर लैम्डा इनिशियल है, तो यहाँ पे इसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? h ओवर लैम्डा फाइनल। ऐसे ही अगर इनिशियल केस में एनर्जी जो इसकी है फोटोन की वो hc ओवर लैम्डा इनिशियल है, तो फाइनल केस में इस फोटोन की एनर्जी hc ओवर लैम्डा फाइनल है। और इसके अलावा अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसकी जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो है E नॉट, दैट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर, और जब ये मूव करेगा तो फिर इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू m c स्क्वायर लिखी जाएगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल मोमेंटम था m नॉट vi वो 0 था क्योंकि ये रेस्ट पे था, और जो फाइनल मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो है m v, जहां पे v उसकी स्पीड है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने यहां पे एक टर्म को एक्सप्लेन करना है, h ओवर m नॉट c। इसके लिए हम हेडिंग लिख देते हैं
कॉम्पटन्स वेवलेंथ की। ये फैक्टर h ओवर m नॉट c क्या कहलाता है? कॉम्पटन्स वेवलेंथ। इसमें h की वैल्यू क्या है? इट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। रेस्ट mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram and c is speed of light 3 into 10⁸ meter per second. So हमें (6.63 into 10⁻⁻34) 9.1 into 10⁻⁻31 into 3 into 10⁸ और साथ यूनिट्स लिखने हैं जूल सेकेंड, किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। सो आप न्यूमेरिकल टर्म्स को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 2.42857 इंटू 10⁻⁻12 जूल सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर। अब इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर या फिर 2.43 पिकोमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h ओवर m नॉट c। सो अगर आप कंसर्न हैं कि ये यूनिट चेंज किस तरह से हुए, तो हम ये बात जानते हैं कि वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है? F.D। दैट मीन्स हम जूल की जगह पे न्यूटन मीटर प्लेस कर सकते हैं और फर्दर फोर्स का एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू ma होता है, इसलिए न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है जूल सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम मीटर, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम मीटर। ये मीटर कैंसिल आउट कर दीजिए। सो न्यूटन सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम, फर्दर न्यूटन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए हैं और आंसर जो है वो लेंथ के यूनिट्स में है। तो इसकी वजह से इस पूरी टर्म को हम कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहते हैं। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1 वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और अब हमें यहाँ पे हर दफा इस वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने एक दफा सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि ये वैल्यू 2.43 पिकोमीटर के इक्वल होती है। अब फर्दर हमें सिर्फ किसी एक्सरे फोटोन का स्कैटरिंग एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सरे फोटोन स्ट्राइक करता है किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो रेस्ट के ऊपर है और स्ट्रेट पास कर जाता है, तो इसका मतलब है कोई कोलिजन हुई ही नहीं। दैट मीन्स अगर यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है? नो कोलिजन। और इस केस में cos थीटा दैट मीन्स cos 0 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और जो डेल्टा लैम्डा का एक्सप्रेशन है दैट इज h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos थीटा, उसमें हम cos थीटा की जगह पे 1 लिखेंगे। 1 माइनस 1 होता है और आंसर 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स अगर फोटोन स्ट्रेट पास कर रहा है तो उसका मतलब है कोई कोलिजन नहीं हुई। इसके अलावा अगर केस कुछ इस किस्म का है कि यह है इनिशियल डायरेक्शन फोटोन की और यहां पे इस तरीके से एक एक्सरे फोटोन
किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद 90 के एंगल पे स्कैटर होता है, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी वेवलेंथ, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी और इसका स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के, तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आएगा, h ओवर m नॉट c, 1 माइनस 0, दैट मीन्स h ओवर m नॉट c, दैट मीन्स 2.43 पिकोमीटर, जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू कॉम्पटन्स वेवलेंथ के इक्वल है। इसके बाद अब हम एक और केस देखते हैं जिसमें जो इनकमिंग एक्सरे फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक करता है। तो बाउंसिंग के दौरान 180 का फेज शिफ्ट आता है। ये इसमें आने वाला सबसे बड़ा वेवलेंथ चेंज होगा। ये इसमें आने वाली सबसे बड़ी चेंज इन। इस केस में जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो कितना है, वो है 180 डिग्री और कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल आता है, ये -1 के इक्वल आता है। इस वजह से जो रिलेशन है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c, वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस -1, दैट मीन्स h ओवर m नॉट c इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2h ओवर m नॉट c। अब इक्वेशन बन रही है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स h ओवर m नॉट c। h ओवर m नॉट c कॉम्पटन्स वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू है 2.43 पिकोमीटर। इसका आंसर आएगा 4.86 पिकोमीटर्स के इक्वल। ये किसी भी एक्सरे फोटोन में किसी इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होने के बाद सबसे लार्ज वैल्यू है वेवलेंथ चेंज की। इससे ज्यादा वेवलेंथ में तब्दीली नहीं आ सकती कॉम्पटन्स इफेक्ट के दौरान। इस चेंज इन वेवलेंथ का इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एंगल डिपेंडेंट है। द चेंज इन wavelength of the incident X-ray photon is independent of the wavelength of the इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ में आने वाला चेंज उसी फोटोन की अपनी एक्चुअल वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है। इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन लेवल ऑफ कोलिजन, दैट मीन्स किस हद तक कोलिजन हुई है इस फोटोन की इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द एंगल
of scattering of the incident photon. सो चेंज इन वेवलेंथ का ताल्लुक लेवल ऑफ कोलिजन के साथ है कि किस हद तक ज्यादा कोलिजन हुई है, और वो लेवल सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट फोटोन विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को मेजर करने से ही पता चल सकता है। अब अगर हमें किसी एक्सरे फोटोन की फाइनल वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स डेल्टा लैम्डा का एक्सप्रेशन है h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, क्योंकि डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होती है, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल। सो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और अगर फाइनल वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हो तो लैम्डा फाइनल किसके इक्वल आएगी, लैम्डा इनिशियल प्लस h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर हमें फाइनल वेवलेंथ पता हो और इनिशियल फाइंड आउट करनी हो फिर एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, लैम्डा फाइनल माइनस h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनिशियल, या फिर लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू लैम्डा फाइनल माइनस h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, कंपैरिजन विद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और राइट साइड पे लिख लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लो एनर्जी फोटोन रिक्वायर होता है। दैट मींस इंफ्रारेड फोटोन, विजिबल फोटोन या फिर अल्ट्रावायलेट फोटोन, जिसकी एनर्जी इस कदर कम हो कि वो किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के दौरान कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सके। और कॉम्पटन इफेक्ट वो फोटोन करवा सकता है जिसकी एनर्जी इंटरमीडिएट हो। दैट मीन्स ना बहुत ही कम हो ना एक खास हद से ज्यादा हो। दैट मीन्स उसकी एनर्जी एक खास हद से बहुत ही कम ना हो। इससे भी ज्यादा हाई एनर्जी वाला फोटोन अगर होगा तो वो एक और काम करवा सकता है, और वो काम क्या है, वो है पेयर प्रोडक्शन, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है। सो कॉम्पटन इफेक्ट करवाने के लिए किसी फोटोन की एनर्जी इन फोटॉन्स की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, इस कदर ज्यादा होनी चाहिए कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो पाए, बल्कि उसकी एनर्जी और मोमेंटम का सिर्फ एक पोर्शन एब्जॉर्ब हो पाए। सो वो फोटॉन्स जो हैं वो क्या करवाते हैं, वो कॉम्पटन इफेक्ट करवाते हैं। इन फोटॉन्स की एग्जांपल है एक्सरे फोटोन और गैमा रे फोटोन। सो यहां पे एक खास बात जो आपको बता भी चुका हूं वो भी लिख रहा हूं, फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। और इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अ फोटोन इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड। इसके बाद हम एक और फैक्ट
डिस्कस कर लेते हैं। आर्थर हॉली कॉम्पटन was awarded Nobel Prize in Physics in 1927 for his discovery named after him। सो इस चैप्टर में अभी तक का ये थर्ड नोबेल प्राइज है। फर्स्ट नोबेल प्राइज मैक्स प्लैंक को क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा करने के लिए, क्वांटम थ्योरी प्रपोज करने के लिए अवार्ड किया गया। नेक्स्ट इसी थ्योरी को यूज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने पे अवार्ड किया गया। और थर्ड नोबेल प्राइज जो है वो कॉम्पटन को इस कॉम्पटन इफेक्ट जो कि उसके नाम से मंसूब है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, जिसमें किसी एक्सरे की किसी इलेक्ट्रॉन के साथ पार्शियल एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के ऊपर ये नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये थी कॉम्पटन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर के सीक्वेंस में थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन पेयर प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।